देखो दोनों चीजें नहीं होगी, आप कोई पंखा ही बंद हो और आगे ही बैठे, तो कुछ आपको ऑनलाइन वाला आवाज आ रही हो तो बता देना। चले कहां तक पहुंचे ये बताओ। पहले बताओ क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन होने स्टार्ट हो रहे हैं? रघुनाथपुरा वालों में न के बराबर डाउट आए वो कह रहे साहब आप कुछ एक मैं कह रहा हूं गिने चुने 4-5 डाउट है, बाकी कुछ एक स्टूडेंट के तो सारे के सारे हो रहे, क्या अपने में से भी हो रहे? तो क्वेश्चन वही, अब ये क्लास नोट्स आपने तैयार कर लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे हैंडल। अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट। अरे भाई ये कूलर तो बंद कर लो, बीमार हो जाओगे फालतू, बारिश हो रही है बात और आपने नहीं आएगी गर्ल्स, ये इनका जेल लेंगे। अब बातें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहले कह देता पीछे वाले किसको दिक्कत है बंद कर। और चाहिए क्या भाई, कूलर स्टार्ट थी इस तरह वाली जनता, मैं ऊपर बिठा दूंगा कूलर पे, ज्यादा कोई कर पूरी 1 घंटे वहां बिठा दूंगा। ये किसी को चाहिए भाई, ज्यादा जरूरत हो तो बताओ, नहीं तो यहां बिठाऊं आगे, है जरूरत जो भी है, जो फैन वैन स्टार्ट करने हैं अब लास्ट है, फिर कोई आगे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भाई, आगे आ जाए। तो बताओ वो चीज जरूर ध्यान रखना कि अपने पास 4D और 5D का कोई तत्व आ जाए तो क्या दुनिया के सारे लिगेंड प्रबल क्षेत्र होंगे? और एक वो याद रखना, COOX का होल थ्राइस बार 3- या फिर ये आ जाए कोबाल्ट और साथ में आ जाए H2O 6 और यहां भी कितना आ जाए +3। तो बताओ इस वाले में ये ऑक्सिलेटो और H2O प्रबल क्षेत्र या दुर्बल होते? तो कैसे दुर्बल, बट काम किसकी तरह करेंगे? प्रबल। ये भी एनसीईआरटी में क्या पता इस साल यही आ जाए भाई। ये तो आ गए 4D 5D वाले, 4D 5D वाले तो लास्ट ईयर आ गए, अगला नंबर ये है। और जिस दिन आएगा जनता दुर्बल मानकर सब उल्टे आंसर करके आएगी, कर लोगे हैंडल। तो टेस्टों में अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद जब भूल जाओगे तब ये एग्जाम्पल दूंगा, कुछ और नहीं पूछूंगा, इसका संकर नहीं पूछूंगा। तो आप प्रबल सॉरी दुर्बल मानोगे तब तो संकरण आएगा sp3d2, और प्रबल मानते कौन सा आएगा? d2sp3। तो थोड़े दिनों बाद ये टेस्ट पेपरों में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो आ जाए अब एक नए, इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है CFT। क्या नाम है? CFT। पूरा नाम इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब जैसे ही आप ये पढ़ लोगे तो जो वीबीटी है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा, मतलब देखते आंसर आएगा। इंपोर्टेंट कर देना। आज से आपकी पहली सेमेस्टर वाली क्लास नहीं हुई, CH2 में लगी हुई, सिलेबस हो गया, ठीक है। कल अपने भी लगभग हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो मंडे को एक आध क्लास लेके पूरा। हाँ अच्छा, क्लेटिंग बाकी रह गया। अब हेडिंग लगाने की बात कह रहे हो आप, कोई नहीं, क्लेटिंग अभी मैं बता दूंगा। अब बताओ ये CFT की थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट है,
वो खत्म हो जाए तो फिर वापस अपने वही एग्जाम्पल आने वाले। तो अब मेरे को बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बंध को थोड़ा बहुत जानते हो? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं चाहिए। आ जाओ ये तो, उस आयनिक बंध की क्या क्या बातें काम की। तो बताओ, अपने पास आया था Na प्लस और Cl माइनस। बताओ यहाँ प्लस माइनस में क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? आकर्षण या प्रतिकर्षण? जेट वाले ने पूछा उस आकर्षण का नाम, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या नाम होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आकर्षण तो सबको पता है क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो क्या लगेगा, आकर्षण। बट जेट वाले ने पूछा उस आकर्षण का एग्जैक्ट नाम बताओ, तो नाम क्या था? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जेट वाले ने तो हिंदी नहीं, इंग्लिश में पूछा था। क्या पूछा था? बताओ क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बताओ CH2 वाला अपना आयनिक बंध नहीं हुआ, ठीक है? तो एक याद रखना, दुनिया में कहीं भी एक जगह धनायन और एक जगह क्या है, ऋणायन, तो वहां हमेशा क्या लगेगा, आकर्षण। और उस आकर्षण का नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप कहोगे सर CFT में इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि पहला ही पॉइंट ये है एनसीईआरटी का, CFT एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। CFT एक कैसा मॉडल है? स्थिर वैद्युत। तो बताइए स्थिर वैद्युत तो नाम ही तब आएगा जब एक जगह क्या होगा, प्लस, और एक जगह क्या होगा, माइनस। और पूरी केमिस्ट्री में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आ गया तो वहां जो बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है? आयनिक। कौन सा होता है? आयनिक। नाम में आंसर है, आयनों में बनने वाला बंध, आयनों में बनने वाला बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध। और आयन कितने प्रकार के? दो, एक कौन सा, धनायन, और एक कौन सा, ऋणायन। तो ये नाम आ गया, मतलब बंध कौन सा आएगा? आयनिक। लिखो पहला पॉइंट, डीएमजी भी करवा दूंगा आगे। लिखो CFT एक स्थिर वैद्युत, ये वर्ड लिखा मैंने ऊपर, CFT एक स्थिर वैद्युत CFT एक स्थिर वैद्युत, इंग्लिश नाम भी लिख लो, ओनली ये नाम लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। CFT एक स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रैकेट बंद करो वापस। CFT एक स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, मॉडल है। तो बताओ ये तो कंफर्म है, ये नाम आते बंद कौन सा आएगा? आयनिक। अगला पॉइंट लिखो, CFT के अनुसार, CFT के अनुसार, थोड़ा सा वेट करो, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था सीमा और एक बोला था लिगेंड। क्या बोला था? लिगेंड। बताओ सीमा के पास क्या रिक्त कक्षक होते हैं, और वो लिगेंड भी क्या, जिसके पास क्या ना हो, लॉन पेयर। क्या ये लॉन पेयर दान करेगा? तो बताओ सीमा व लिगेंड के मध्य कौन सा बंध बन रहा है? कौन सा बन रहा है? उपसंयोजक। वास्तव में होता भी उपसंयोजक है, बट ये CFT कह रहा है, या आगे कहेगा कि सीमा और लिगेंड के बीच में उपसंयोजक बंध नहीं, कौन सा बंध होता है? आयनिक। कौन सा? आयनिक। और वो आगे समझाएगा भी अपन को कैसे। बट बताओ, ध्यान रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है वो, आपको ढंग से लपेटे में लेगा। वो कहेगा उपसंयोजक यौगिकों के, उपसंयोजक यौगिकों में सीमा व लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है? तो बताओ, नॉर्मल पूछ रहा है, CFT का नहीं बोल रहा है, वास्तव में होता ही उपसंयोजक। तो वो कहेगा उपसंयोजक यौगिकों में सीमा व लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध है आयनिक, संयोजक, हाइड्रोजन या उपसंयोजक। तो बताओ कौन सा आएगा? उपसंयोजक। बट ये वर्ड ऐड कर दे,
कि उपसहस्त्रजक यौगिकों में सीएफपी के अनुसार, क्या कहते हैं, सीएफपी के अनुसार, तो बताओ इस सीमा और लिगेंड के मध्य कौन सा बल आयनिक। तो लिखो, बहुत बढ़िया लाइन है एनसीईआरटी। सीएफपी के अनुसार, सीमा वो हिंदी वाला सीमा नहीं, ये सीएमए, सीएमए व लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध सीमा व लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है। पॉइंट को हाईलाइट कर दे। सीएफटी के अनुसार बंध कैसा होता है, आयनिक। वैसे इस बात गलत है, बट सीएफटी नाम देख के पूछ ले तो ये बात को सही मानना है। अभी अपन को आगे समझाएगा कि बंध आयनिक बन रहा है तो कैसे बन रहा है। आ जाए यहां पर। तो कुछ याद हो तो एक बार मैंने एक ऐसा सिद्धांत लिखवाया था, वहां बोला था धनायनिक लिगेंडों की खोज नहीं हुई। कौन सा सिद्धांत? क्या वर्नर के समय तक धनायनिक लिगेंडों की खोज हुई थी क्या? तो सीएफपी के समय भी धनायनिक लिगेंडों की खोज नहीं हुई थी। तो क्या वर्नर सिद्धांत याद है या भूल गए? पूछ लो। बताओ धातु के पास कितनी संयोजकता? एक का नाम प्राथमिक, एक का नाम द्वितीयक। प्राथमिक किसके बराबर? ऑक्सीकरण संख्या। द्वितीयक किसके बराबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या प्राथमिक संयोजकता धनायन व ऋणायन दोनों से संतुष्ट होती है? केवल किससे? ऋणायन। जबकि द्वितीयक संयोजकता धनायन, ऋणायन, उदासीन तीनों से। केवल किससे? ऋणायन और उदासीन दोनों से। अगला, प्राथमिक संयोजकता आयननीय या अनायनीय? जबकि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है? अनायनीय। तो ठीक है, ये हो गया थ्योरी पार्ट। तो इस सीएफटी के समय भी धनायनिक लिगेंडों की खोज नहीं हुई थी। तो अपने पास धनायनिक लिगेंड है नहीं, तो अपने पास सेकेंड रहा है ऋणायनिक लिगेंड, और एक अपने पास रहा है उदासीन लिगेंड। क्या है? उदासीन लिगेंड। तो चैप्टर में आपने जब भी देखा होगा सीमा पर कौन सा आवेश आया है, हर बार कुछ एक एग्जाम्पल छोड़ दो तो बता, अपन कहते हैं बाहर -4 अंदर -6, तो सीमा पर कितना? +2। बाहर -3 अंदर -6, तो कितना? +3। तो सीमा पर अधिकांश केस में क्या प्लस आता है? बताओ ऋणायनिक लिगेंड पर आवेश कैसा होगा? नाम ही आंसर है, कैसा होगा? माइनस। और उदासीन लिगेंड पर कितना? 0। तो सीएफटी के अनुसार सीमा को माना गया है धनायनिक बिंदु आवेश प्लस आने की वजह से। सीएफटी कहता है सीमा को क्या माने? धनायनिक बिंदु आवेश। तो बताओ प्लस आने की वजह से धनायनिक बिंदु आवेश, तो बताओ माइनस वालों के लिए क्या वर्ड आएगा? ऋणायनिक बिंदु आवेश। और उदासीन लिगेंड को माना गया है बिंदु द्विध्रुव। एक बार तो इनको याद कर, क्या है आगे ये सारे देखते हैं। बताओ सीमा को क्या माना है? धनायनिक बिंदु आवेश। ऋणायनिक लिगेंड को ऋणायनिक बिंदु आवेश, और उदासीन लिगेंड को क्या माना है? बिंदु द्विध्रुव। जल्दी से लिख लो, बट एक बार ऊपर कहीं वो लिख लेना। सीएफटी के समय, अब तो ऐसे लिख लो पूरा, वर्नर व सीएफटी के समय धनायनिक लिगेंडों की खोज नहीं हुई थी। वर्नर व सीएफटी के समय तक धनायनिक लिगेंड की खोज नहीं हुई थी। तो थोड़े दिनों बाद ये डाउट आएगा, सर ऋणायनिक लिगेंड को ले लिया, उदासीन को ले लिया, धनायनिक कहां गया? था ही नहीं। तो जैसे ये सीएफटी पूरा हो जाएगा तो बताओ, एक एग्जांपल पे मैंने लिखवाया था, थोड़ा ध्यान से, वो उसमें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सीधे आंसर आएंगे, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा। सीएफटी की सब बातें सही है, बस उसने एक ही गलत बात बताई। वो बंद बताओ सीएफटी के अनुसार कैसा है, बंद कैसा है सीएफटी के अनुसार आयनिक, बट वास्तव में होता कैसा है ऑप्शन है। यही एक बात गलत है, बाकी सब बातें बढ़िया है। अब ये लिख लो सीएफटी के अनुसार, पहले ऊपर पॉइंट लिखना सीएफटी के अनुसार, और फिर ये छापो। थोड़ा सा हजम करना, नई चीजें आ रही है। वो क्रम याद है क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया है, कर लोगे हैंडल? चलो उसमें से कोई से भी 4-5 उठा के दूंगा और कहूंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में अरे ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए, जिसने भी सॉल्व करी होगी तो उस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, किसी एग्जाम में आया हुआ। अब देखो ये ऐसा मानकर वो अपने को समझाएगा कि आयनिक बंधन कैसे बन रहा है। ऑनलाइन वालों आपके बहुत सारे भाई डाउट आ रखे हैं, आज किसी भी हालत में वो सारे डाउट बता दूंगा भाई, ठीक है? लिख लिया सर? टेस्ट में क्या क्या आएगा, पूरा चैप्टर आएगा। हाँ आज वो डाउट वाला, मैं जितने भी डाउट है सबके कॉमन डाउट ही है, एक वीडियो 15-20 मिनट का एक वीडियो आएगा, तो देखो जिसका भी जो डाउट हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। चलो आगे। तो बता सीमा को क्या माना गया है, धनायनिक बिंदु आवेश, ऋणायनिक लिगेंड को ऋणायनिक बिंदु आवेश, और उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव। आ जाए यहां पर। तो बता आयनिक बंध बन रहा है तो एक जगह प्लस आएगा तो दूसरी जगह क्या आएगा माइनस, तभी कौन सा बंध बनेगा आयनिक। तो बताओ सीमा पर आवेश कौन सा आ रहा है प्लस, और मान ली कोई ऋणायनिक लिगेंड आ गया Cl माइनस, कौन सा आ गया Cl माइनस, तो इस लिगेंड का नाम क्या है Cl माइनस को किस नाम से क्लोराइड। तो बताओ एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर क्या आएगा माइनस, तो बताओ प्लस माइनस आ गया, तो क्या सीएफटी ने आयनिक बंध को समझा दिया। अब आप कहोगे सर इसमें तो ठीक है, अब कोई उदासीन लिगेंड आ जाए, बताओ क्या एमाइन अपना उदासीन लिगेंड है या नहीं है? और इसका आप यदि डायग्राम देखो, तो कुछ याद आया भाई, याद आया क्या? बंध कोण, संकरण, ज्यामिति, अब तो बोल गए होंगे। बताओ कैसी आकृति है, आकृति पहले संकरण ही बता दो अपने को। हाँ तो संकरण कौन सा, इसको देखकर ही बता दो लोग। जेड संकरण, ज्यामिति, लॉन पेयर, आकृति, बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ जेड कितना आएगा, तो बाइतम में कितने 5, 5 और 3 8, 2 का भाग 4, संकरण sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय, लॉन पेयर, बताओ 4 में से 3 गया 1, 4 1 में आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय, नहीं तो पिरामिड भी आए तो भी चलेगा, डनेगा नहीं। तो अब बताओ क्या एक बार बहुत पहले अपने विद्युत ऋणता नाम की कोई चीज आई थी, और क्या उसका क्रम याद है? वो फॉन कलीबर, बताओ क्या ट्रिक थी? फॉन कलीबर ISCPH। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो बताओ ज्यादा वाले पर माइनस या प्लस, तो बताओ यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। क्या कहानी क्लियर है? तो उदासीन लिगेंड को अपने माना है बिंदु द्विध्रुव। क्या बोला है? बिंदु द्विध्रुव। द्विध्रुव को कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल बनना, एक प्लस पोल और एक कौन सा माइनस पोल। तो क्या इस उदासीन लिगेंड जो अपना एमाइन था, क्या उसमें दो पोल बन गए, एक प्लस पोल और एक कौन सा माइनस पोल। तो बताओ यहां पर बता आएगा -3, तो यहां क्या आएगा +3। अब आप एनसीईआरटी देखना क्या लिख रहा है,
उदासीन लिगेंड का कौन सा सीरा सीमा के साथ बंध बनाने के लिए जाएगा? धनायनिक या ऋणायनिक? धनायनिक या ऋणायनिक? क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस को कौन आकर्षित करेगा? माइनस। तो बताओ क्या कहानी समझ में आ गई? तो जल्दी से एक बार लिखो, फिर ये लाइन लिखवा, पहले लाइन लिखवा दूं क्या? पहले ये वाला लिखो, उसके बाद लाइन लिखवाता हूं। सिर्फ आपको ये लिखना है, पहले लाइन, पहले ये लिख लो आप भाई। ये अपना ऋणायनिक लिगेंड सीमा, आयनिक बंध बन गया। पहला एग्जाम्पल लिखना है सिर्फ, इसके बाद वो पॉइंट लिखवा रहा हूं। लिखो लिखो, उदासीन लिगेंड का किलेट किसे कहते हैं? अभी मैं किलेट वाला बता ही दूं भाई, ठीक? या कल तक का वेट करो, कल पूरा ही बता दूंगा वैसे, क्योंकि ये सीएफटी में एक जगह स्थायित्व आता है ना कि कौन सा संकुल। एक आपने देखा होगा शायद लास्ट कोई क्वेश्चन दे रखा अपना एक्सरसाइज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संकुल स्थायी है? तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किलेट की जरूरत पड़ेगी, और वो सारा सिस्टम अपन यहां देखिए। अब बताओ, ऐसे आपको मैं लिखवा था, बताओ उभयदंतुक कितनों को याद है? उभयदंतुक लिगेंड, बस इतनों को ही उभयदंतुक याद है? बताओ उभयदंतुक क्या होते हैं? परिभाषा, दाता परमाणु कितने होते हैं? दो। दोनों एक साथ एक समय पर केवल एक ही दाता। तो बताओ वो अलग से लिखवाया, अब कम से कम ये डायरेक्ट माइंड तो हो रहा है कि हाँ उभयदंतुक नाम की कोई चीज पड़ी है। जैसे मैं किलेट अलग से लिखवाऊंगा तो ये एनी टाइम याद रहेगा। तो इसलिए बाकी तो मैं जहां लिगेंड लिखवाई थी हेडिंग, वही ये लिखवा देता, बट जहां जरूरत पड़ी वहां लिखवाए तो अच्छे से याद रहता है। लिखो पॉइंट, उदासीन लिगेंड का ऋणायनिक सिरा उदासीन लिगेंड का ऋणायनिक सिरा सीमा के साथ आयनिक बंध बनाता है। अब आप ये डायग्राम बना लो, वो भी साइड में बना लेना, तो एक पता रहेगा कि माइनस प्लस कैसे आए। ये -3 और +3। क्या लाइन लिखो एक बार वापस बताना भाई। उदासीन लिगेंड का ऋणायनिक सिरा सीमा के साथ आयनिक बंध बनाता है। तो ढंग से मेरा वाला जितने चैप्टर करके जाना, लगभग मान के चले 10 क्वेश्चन तो जेट में आ जाएंगे, लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन ही आप मान के चले, 8 से 9 तो लास्ट बारी थे, 5 डी और एफ के, और 4 क्वेश्चन उपसेंसिटिव। तो 40 में से 10 क्वेश्चन लगभग मेरे इन 2 चैप्टर के आएंगे सीयूटी, बहुत इजी आएंगे सब, ये क्लास के नोट्स के अंदर से आएगा। चलिए आगे बढ़ो भाई, अब आ जाओ, हेडिंग लगाए, ये एक बार समझाई दो। मतलब आपको कभी याद हो तो बताओ, पी के पास डिब्बे कितने होते हैं? 3। तो बताओ डी के पास डिब्बे कितने हैं? 5। क्या खान सर ने आपको इन पी वालों के नाम बताए? जैसे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्या ऐसे नाम बताए? ऐसे डी वालों के भी नाम होते हैं। क्या डी वाले याद हैं? जिसको याद नहीं अभी याद करने पड़ेंगे। अब तक तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी, बट यहां जरूरत है।
तो क्या याद है? बताओ। तो ये ऐसे नाम सुने होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जनरली ये डी जेड स्क्वायर यहाँ बीच में आता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो एनसीईआरटी का ट्रेंड कहीं भी लिखो चलता है, बट एनसीईआरटी यहाँ बीच में लिख रहा है। तो क्या ये सबको याद है? नहीं तो एक बार और देख लो, बताओ क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक पॉइंट लिखो, इसके बाद ये लिखते हैं। लिखो, सीमा व लिगेंड के, सीमा के भरे हुए कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, हाँ लिखो वापस, सीमा के भरे हुए कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, सीमा के भरे हुए कक्षकों के इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, लिगेंड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों के मध्य। एक बार आप लाइन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? सीमा है, उसके पास मान ले कोई कक्षक है, उसमें वो भरा हुआ कक्षक है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और अगला कह रहा हूं लिगेंड। किसकी बात हो रही है? लिगेंड। लिगेंड के बाद जो लोन पेयर है, लोन पेयर में बताओ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बताओ, अब साइड लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सीमा के जो भरे हुए कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड के जो लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉनों के मध्य, बताओ, आप बताओ क्या लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? आकर्षण या प्रतिकर्षण? बताओ, यहां भी माइनस और यहां भी क्या है? माइनस। माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण पांचों डी कक्षकों की, पांचों डी कक्षकों की पांचों डी कक्षकों की, और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने एक बार एक वर्ड बोला था, मैंने वहां भी बोला था कोऑर्डिनेशन के सीएफटी में ये वर्ड फिर से काम में आएगा, कितनों को याद है? ठीक है, इतनों को तो याद है। क्या होता है? ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो? समान। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो? समान, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। तो क्या लाइन लिखवाई? जिसके कारण पांचों डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था, समभ्रंश अवस्था ब्रैकेट में लिख लो, ऊर्जा समान होना, ऊर्जा समान होना, समभ्रंश अवस्था मतलब ऊर्जा समान। समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है, समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है जिसके कारण डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित। आगे आए, क्या होता है इसका मतलब? विभाजन का मतलब बढ़ जाना। क्या हो जाना है? बढ़ जाना। विभाजित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन,
जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इंग्लिश लिखना जरूर, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, ये समझाऊं पूरा पैराग्राफ, ठीक, एक पॉइंट लिखो, लिखो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड व संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड व संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड व संकुल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में प्रबल क्षेत्र लिगेंड में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में विपाटन अधिक होता है। विपाटन अधिक होता है। पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, शॉर्ट में समझने के लिए ऐसा लिख लेना। मतलब लाइन क्या कहना चाह रही है, विपाटन किस में ज्यादा, प्रबल या दुर्बल में? विपाटन किस में ज्यादा हो रहा है, प्रबल या दुर्बल? बताओ, विपाटन किस में ज्यादा होता है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड में ज्यादा, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है? कम। लाइन का ये मतलब है। अब क्या है ये पूरे पैराग्राफ की कहानी, आ जाओ समझते हैं। ये जरूर लिखना, विपाटन आगे पूछूंगा किस में ज्यादा, तो आंसर देना है प्रबल में ज्यादा और दुर्बल में कम। अब देखो ऊपर जो पैराग्राफ लिखवाया है, कुछ हवाई तक नहीं लगी होगी, क्या लगी है क्या? ठीक है, तो आ जाओ इसको देखते हैं। तो देखना है यहां पर, जब तक कोई लिगेंड नहीं है तब तक तो इन्हें पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान। जब तक कोई लिगेंड नहीं है तब तक तो इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान। बट जैसे ही लिगेंड आता है, जैसे कौन आता है? लिगेंड, तो ये पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहती और ये 5 डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में? 2। कुछ कक्षक, कभी तो डायग्राम आपके सामने ये आएगा, और कभी इसका जस्ट उल्टा डायग्राम आएगा। तभी मैंने लिखा है ये जो विपाटन हो रहा है वो संकुल चतुष्फलकीय है या अष्टफलकीय, उस पर भी निर्भर करेगा। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, उस पर भी निर्भर करेगा। तो बताओ, ये घटना लिगेंड आने के बाद हुई। जब तक लिगेंड नहीं था तब तो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या थी? समान। बट जैसे लिगेंड आया, इन लिगेंड ने आते ही तोड़ फोड़ मचा दी, तो कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को नीचे। तो बताओ, अपने को यहाँ ध्यान रखना है, बताओ क्या पांचों वो डी कक्षक पता है?
नाम याद है? मतलब क्या नाम था? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्या कहानी क्लियर है? तो अभी मैं पहले बता रहा हूं अष्टफलकीय में सीएफटी। क्या बता रहा हूं? अष्टफलकीय में सीएफटी। जो अपन अष्टफलकीय का पढ़ेंगे जस्ट उल्टा आएगा चतुष्फलकीय का। और आपने देखा होगा कहीं नाम सुने होंगे ये वाले टेस्ट, ये एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तब, T2G और EG, ऐसे कुछ नाम आए क्या? वो अभी यहां आने वाले हैं। तो पहले हेडिंग लगाओ, अष्टफलकीय संकुलों में, हेडिंग है अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय कोई चीज आ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ब्रैकेट में लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अष्टफलकीय, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में CFT, CFT जैसे लिगेंड आएगा तोड़फोड़ मचाएगा। एक बार क्या वापस डी कक्षकों के नाम बता दोगे? बताओ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बताओ वापस। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्या कहानी क्लियर है? तो अष्टफलकीय संकुलों में 3 तो चले जाते हैं कक्षक नीचे विभाजन के बाद, और 2 कक्षक कहां चले जाते हैं? ऊपर। तो ये जो 3 कक्षक गए, वो ये 3 कक्षक ये जो बिना स्क्वायर वाले वही होते, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। तो क्या ऊपर कौन से गए वो बता दोगे? बताओ ऊपर कौन से गए बताओ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो विभाजन के बाद ये हो जाता है T2G और ये हो जाता है EG। एग्जाम वाला आपसे पूछे कभी T2G में कौन से होते हैं, EG में कौन से D होते हैं, आंसर कर लोगे क्या? बताओ T2G में बताओ, ऐसे जुगाड़ देखो, इन्हें बात T2G है, ये ऐसा। बताओ T कितने? 2, G कितना है? 2 और 1 कितने हो गए? तो कक्षक भी हमेशा T2G के साथ कितने? 3। एक ई और एक क्या है? जी। एक और एक मिलकर कितने हो गए? 2। तो ईजी के साथ कक्षक कितने? 2। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ आगे पूछूंगा T2G में कितने कक्षक होते हैं? 3। कौन कौन से बताओ? स्क्वायर वाले या बिना स्क्वायर वाले? बताओ क्या इनके नाम में स्क्वायर आ रहा है? जबकि इनके नाम में स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक, एक बार ये डायग्राम बनाओ। और अष्टफलकीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीचे ऐसे तीर बना के लिख लो, ऑक्टाहेड्रल। आगे अभी जरूरत पड़ेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट ठहर दे, एक बार मेरे को सब बताने दे, फिर कहूंगा। ऊपर वाला समझ में नहीं आएगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा ही। बात शायद डाउट क्लास ना भी हो, ठीक है? हमारी मीटिंग उस टाइम ही है 3:40 के आसपास। एक बार आ जाना वहां, मैं फ्री हूं तब तो आ जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर वापस चले जाना।
तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए ये डायग्राम बनाना काम हो जाएगा अपना। पता कोई चीज जीरो से नीचे आती है तो वो माइनस या प्लस, कोई चीज जीरो है, जीरो से मैं नीचे आ गया तो वो माइनस या प्लस, माइनस, ऊपर चला गया तो प्लस। ठीक, खान सर ने ये बताया क्या अक्षीय डी कक्षक, गैर अक्षीय डी कक्षक। तो बताइए इन पांचों में कुछ तो होते अक्षों पर, कुछ होते अक्षों के मध्य, बताइए क्या। बंद तो नहीं हो गया आवाज, याद है भाई, ये कई बार एग्जाम में आता है, बहुत पहले आता था, आजकल तो अभी ये नाम आने बंद हो गए। डी में भी होते हैं दो टाइप के डी, अक्षीय और गैर अक्षीय। तो बताओ ये तो होते हैं अक्षीय, क्या होते हैं अक्षीय, ये अक्षों पर होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं गैर अक्षीय, क्या होते हैं गैर अक्षीय। अक्षीय होते अक्षों पर, गैर अक्षीय होते अक्षों के मध्य, ये भी ऐड कर देना। तो तीन तो होते हैं गैर अक्षीय और दो होते हैं अक्षीय। अक्षीय वो होते जो अक्षों पर होते हैं, गैर अक्षीय वो होते जो अक्षों के मध्य होते हैं। ये खान सर ने बताया होगा, वो आप भूल गए, वो आपकी दिक्कत है। ये साफ साफ क्वेश्चन भी दिया होगा टेस्ट में शायद तक कि निम्न में से कौन सा एक डी कक्षक अक्षों के मध्य होता है। अच्छा ठीक, तो कुछ नहीं, अब ध्यान रख लेना, मैंने बता दिया। स्क्वायर वाले अक्षीय या गैर अक्षीय, स्क्वायर वाले अक्षीय गैर अक्षीय, अक्षीय, बिना स्क्वायर वाले कैसे होते हैं गैर अक्षीय। बताओ अक्षीय अक्षों पर या मध्य, अक्षीय कहां पर होते हैं अक्षों पर, गैर अक्षीय अक्षों के मध्य। डने कहानी आ जाए। तो क्या अब ये वापस डायग्राम आप बना सकते हो क्या। बताओ अष्टफलकी में बताओ पांचों डी कक्षक अपने को नाम पता है, बताओ नाम बताओ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जैसे लिगेंड आएगा क्या तोड़फोड़ मचाएगा। तो बताओ अष्टफलकी में नीचे तीन जाएंगे या दो, दो या तीन, क्या उन तीन का कुछ अलग T2G EG वाला नाम बता दोगे। बताओ नीचे वाले T2G या EG, नीचे वाले कौन से हैं T2G, ऊपर वाले EG। क्या इस बीच वाले जो एक लाइन बनाई क्या नाम बेरी सेंटर रखा, नाम क्या है बेरी सेंटर। तो क्या T2G में कौन से डी आते हैं और EG में वो नाम बता दोगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, T2G में कौन से गए अक्षीय या गैर अक्षीय, अक्षीय गैर अक्षीय, जबकि EG में कौन से अक्षीय। क्या कहानी क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये इसको मान ले ऊर्जा का जीरो लेवल, क्या मान ले जीरो लेवल। बताओ नीचे आऊंगा तो ऊर्जा में कमी या वृद्धि, ऊपर जाऊंगा तो वृद्धि। कमी के लिए वर्ड आता है माइनस, क्या आता है माइनस। तो यहां नीचे है उनकी जो ऊर्जा में कमी होती है वो कमी होती है -2/5 से, कितनी होती है -2/5 डेल्टा ओ, सॉरी 2 और 1 3/5। तो बताओ ऊपर आएगा, बताओ ऊपर जीरो से ऊपर चला गया तो कमी या वृद्धि, वृद्धि या कमी, वृद्धि के लिए क्या लगाते हैं प्लस, और बताओ यहां आएगा 2/5 डेल्टा ओ। और यहां जो ऊर्जा में कमी वृद्धि हुई है उन सबको मिला दो तो इसको कहेंगे डेल्टा ओ, क्या कहेंगे डेल्टा ओ।
या ओ बता रहा है ऑक्टाहेड्रल। ओ किसको बता रहा है? ऑक्टाहेड्रल। और डेल्टा ओ क्या है इसको डिटेल में बताऊंगा, बट डायग्राम ये याद रखना है। क्या पूछेगा? अष्टफलकीय संकुलों में बेरी सेंटर के नीचे वाला मान और अष्टफलकीय में बेरी सेंटर के ऊपर वाला मान बता दोगे क्या? तो बताओ बेरी सेंटर के नीचे मान कितना है? बताओ -3/5 और ऊपर कितना? अब बताओ मेरे को एनसीईआरटी दो, ये वो लाइन लिखवा दो, फिर ये आप लिखो डायग्राम। है क्या किसी, बस रटना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट लाइन लिखवा दो। लिखो। इस प्रकार पता ईजी कक्षक कितने? 1 या 2? ईजी कितने? 2। और T2G कितने? 3। इस प्रकार दो ईजी कक्षकों की ऊर्जा में उल्टा सिस्टम था भाई, मैंने क्या बता दिया? यहां 2/5। हाँ उल्टा बता दिया, मान जस्ट उल्टे बता। चल ऐसे आते हैं, बताओ यहाँ 2 आ रहा है, तो T2G आ रहा है। क्या आ रहा है? T2G। तो बताओ यहाँ आएगा कमी है तो 2 है तो 2/5 और ऊपर बताओ कितना आएगा? 3/5 डेल्टा ओ। अब सही लिखो। इस प्रकार दो ईजी कक्षकों की ऊर्जा में 3/5 डेल्टा ओ, ये वाला वृद्धि आ गया तो बस 3/5 डेल्टा ओ के बराबर वृद्धि होती है। तीन बट्टा पांच डेल्टा ओ के बराबर वृद्धि होती है तथा 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा में तथा 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा में तथा 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा में 2/5 माइनस, अभी खैर बताओ, 2/5 डेल्टा ओ के बराबर कमी हो जाती है। तो आप बताओ ये मैंने माइनस क्यों लगाया? ऊर्जा में कमी या वृद्धि? प्लस क्यों लगाया? ऊर्जा में वृद्धि। जब ये नाम में लिख लूंगा कि वृद्धि कमी, तो ये प्लस माइनस क्या अपने आप उड़ जाएगा? भाई ये वृद्धि कमी अपन इसी को दर्शाने के लिए लगाए थे माइनस। अब डायग्राम बना, तो बता ऐसे याद रखना, T2G 2 आ रहा है तो 2/5, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3/5। तो दो ईजी कक्षक है, उनमें 3/5 डेल्टा ओ से वृद्धि हो जाती है, जबकि 3 T2G कक्षक है उनमें 2/5 से कमी हो जाती है। तो नीचे जो आए उनकी ऊर्जा में कमी या वृद्धि? मतलब T2G कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी। और ईजी की ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि। तो चतुष्फलकीय का जस्ट उल्टा होगा डायग्राम। चतुष्फलकीय मतलब T2G कहां चला जाएगा? ऊपर,
और ईजी कहाँ आएगा, नीचे। तो चतुष्फलके का आईसीआर वाले ने पूछा था कि बेरी सेंटर के ऊपर का मान और बेरी सेंटर के नीचे का मान। कल तक ये डायग्राम घोट के आ जाओगे? फिर अपन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कुछ ही सेकेंडों में, वो अपन ने करे ना बीबीटी वाले, तो थोड़ा ध्यान से वगैरह युग्मन उतना ही करवाना है जितनी जरूरत है, उन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट और पढ़ा लेता तो बता देता, बट अब टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो ये चीजें कल तक याद तो रहेगी। मैं कहूंगा बेरी सेंटर के नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान बता दोगे क्या? बताओ T2G में कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई, T2G में कक्षक कितने, क्या सारा खेल बता दोगे? ऊपर देखो वो थ्योरी पार्ट समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट अपने हथियार तो यही, काम यही आएगा। ठीक है, चलो दंतुक्तम। अच्छा डीएम, हाँ ये सारे उसमें किलेटिंग में आपके सारे आ जाएंगे। हाँ संकुल और द्विक्लवन एक वो भी आप, वो नहीं मिला आपको भी? एनसीईआरटी खोलना, जहां उप सेंसिटिविटी होगी को उपयोग दे रहे थे लास्ट में, हाँ बिल्कुल लास्ट में वहां मिल जाए। आराम से 10 से ज्यादा भी कर लो।